नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। थंबनेल देख के ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि आप आज मैं संजय दत्त के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने ऑन स्क्रीन खलनायक का रोल तो प्ले किया और उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया, उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी करी गई। पर ऑफ स्क्रीन भी उसका एक खलनायकी वाला रोल रहा है। पर आयरनी ज़िंदगी की ये है कि ऑन स्क्रीन पे तो हम लोगों को एक विलेनस कैरेक्टर्स को जो है अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज वो एक एक्टिंग होती है। पर क्या हो कि एक रियल लाइफ खलनायक को हमारी सोसाइटी अपनी आंखों पे बिठा के रखे, अपने पलकों के ऊपर बिठा के रखे, उसको इतना अप्रिशिएट करे, उसकी इतनी अंधभक्ति करे कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये एक ड्रगी रह चुका है और है एक एल्कोहलिक रह चुका है और है इतने ज़्यादा लड़कियों के साथ इसके शारीरिक संबंध रहे हैं, रिलेशनशिप्स रहे हैं जितने कि इसने फिल्में भी नहीं करी हैं। एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर टेररिज्म का केस ठोका गया, साबित भी किया गया, जेल भी भेजा गया, बट आधा टाइम पैरोल में रहा बाहर, ये अलग बात है। एक ऐसा इंसान जिसके वीडियोस वगैरह सब कुछ, ऑडियोज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के। एक ऐसा इंसान जिसको सिंपल भाषा में बिना किसी लाग लपेट के अगर आप कहना चाहो तो आप उसको ईजिली एक टेररिस्ट कह सकते हो, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार और इंडियन पीनल कोड जो कि पहले हुआ करता था उसके अनुसार अगर आप किसी आपराधिक क्रिया में किसी का साथ देते हो तो आपको भी उतनी ही सज़ा दी जानी चाहिए या दी जाती है जितना कि जिस इंसान ने अपराध किया हो। सिर्फ को कॉन्स्पिरेटर होने के तौर पे आपको कम सज़ा मिलेगी ऐसा नहीं होता है, बट स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया संजय दत्त को, जिसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे हम। और ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से एक फ़िल्म रिलीज़ करी गई थी संजू बाबा के बायोपिक के नाम के ऊपर, जहाँ पे एक जैसे कि बीजेपी का वॉशिंग मशीन है ना, कि बाहर से कोई भी करप्ट इंसान उनकी पार्टी में आता है तो बिल्कुल ही अनकरप्ट हो जाता है, बिल्कुल साफ़ सुथरी उसकी इमेज हो जाती है। उसी तरीके से एक बायोपिक बना के वॉशिंग मशीन की तरह इनकी इमेज को भी एकदम क्लीन करने की कोशिश करेगी। अब उसमें सर्फ एक्सेल डाला गया था या टाइड डाला गया था या फिर कोयले का चूरा डाला गया था जो कि पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। जैसे कि मैंने कहा, थंबनेल देख के आप समझ चुके हो कि मैं संजय दत्त के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। और संजय दत्त के बारे में बात करने के पहले और इनके जीवन के कांडों के बारे में बात करने के पहले एक परिप्रेक्ष्य देना ज़रूरी है कि आखिरकार पीछे की स्टोरी क्या थी। तो pीछे की स्टोरी बेसिकली 1992 में शुरू हुई थी, जहाँ पे अयोध्या कांड हुआ था। अयोध्या कांड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के दिल को ठेस पहुंच जाती है अगर सही शब्दों का इस्तेमाल करो तो। बट देन अगेन मैं उनकी भावनाओं की टेंशन क्यों कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक इल्लीगल ढांचा जो बाबरी मस्जिद जिसको कहा जाता था, जो बेसिकली बाबर ने बनाया था अपनी उसका जो बॉयफ्रेंड था बाबरी, जो कि एक 14-15 साल का बच्चा था। इन केस यू डोंट नो, बाबर वॉज अ समलैंगिक, अ गे। और बाबरी जो है एक लड़का था जिसको वो मार्केट में देखा करता था, जहाँ से उसने उसको उठाया था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता था। उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में अयोध्या में, जहाँ पर राम लल्ला का जन्म हुआ था, हमारे रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उस जगह पे मंदिर को तोड़ के बाबरी को खड़ा किया गया था। तो भाई हमारे हिंदुओं ने अपने हक की लड़ाई करके उस विवादित ढांचे को 1992 में डिमोलिश कर दिया। और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर रिएक्शन आने शुरू हुए, जहाँ पे जैसे कि अक्सर आपने पाया है, The other side does not want to talk about logic and what is rightfully ours। उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, पर मैं कई वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ, इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में उस पर नहीं जाऊँगा। तो 1992 के इस पूरे डेमोलिशन के बाद ऑफ बाबरी मस्जिद, द सो कॉल्ड मस्जिद, राइट्स शुरू होते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्शनरी जो विध्वंस हुआ वो हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, स्पेसिफिकली बॉम्बे के अंदर 12 मार्च 1993 को, जहाँ पे 12 बॉम्ब ब्लास्ट बैक टू बैक हुए थे। और उसमें कई 150-200 लोगों से ज़्यादा की उसके अंदर मृत्यु हुई थी और कई सौ लोग जो है इंजर्ड हुए थे, जिसका विस्तारपूर्वक मैं आप लोगों को डिटेल दूंगा। हैविंग सेड दैट, क्या आपको ये पता है, इन केस यू डू नॉट नो, लेट मी गिव यू द परिप्रेक्ष्य, यहाँ पे शरद पवार का भी, जिन्होंने झूठ बोला था और बाद में आके ऑन कैमरा उन्होंने एडमिट भी किया था कि मैंने झूठ बोला था कि 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, क्योंकि 13वां जो बॉम्ब ब्लास्ट था वो वहाँ नहीं था। मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि किसी मुस्लिम बहुल एरिया में हुआ है, ताकि लोगों का जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत हो सके। क्योंकि 12 के 12 जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो सारे के सारे हिंदुओं को टारगेट किए गए थे, मुसलमान एरियाज़ में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए थे। बट ये शांत करने के लिए कि माहौल कम्युनल ना बन जाए, उस टाइम के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे शरद पवार जी, उन्होंने झूठ कह दिया था कि भाई 13th बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ है, ताकि
हिंदुओं को ये लगा कि अच्छा मुसलमान को भी मारा गया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो थोड़ी सी डिटेल 1993 बॉम्ब ब्लास्ट की दूंगा ताकि आप सही तरीके से समझ सको कि संजय दत्त के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 12 मार्च 1993 को जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ी, संजय दत्त का नाम कैसे सामने आया, कैसे उसको अरेस्ट किया गया और कैसे सिर्फ एक थप्पड़ ने फिल्मों के अंदर जो अपने आप को बाहुबली इंसान दिखाता है, सिर्फ एक थप्पड़ ने उसके मुंह से उसके कन्फेशन को इस तरीके से बाहर निकाला था जिस तरीके से एक छोटा बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी करता है। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजिंग द ट्रूथ ऑफ संजय दत्त। जैसे मैंने कहा, स्टार्ट करने की ज़रूरत है 12 मार्च 1993 से। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। बीएससी की जो बिल्डिंग थी उसके बेसमेंट में एक गाड़ी पार्क करी जाती है और 1:30 बजे के आसपास एक बहुत विध्वंसक विस्फोट होता है जिसके अंदर 84 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 225 लोग जो हैं घायल हो जाते हैं। उस कार में RDX रखा हुआ था और उसे एक टाइमर के ज़रिए यानी कि एक डेटोनेटर के ज़रिए उसको उड़ाया गया था, टाइम सेट करके, टाइम बॉम्ब की तरह बेसिकली। बीएससी में इस धमाके के बाद लोगों को लगा कि एक धमाका हो गया, ख़त्म हो गया जी, बट ऐसा नहीं हुआ। 45 मिनट के बाद मुंबई के मंडी में भी एक धमाका हुआ था जहाँ पे 5 लोगों की जान जाती है और ना जाने अनगिनत लोग जो है इंजर्ड हो जाते हैं। मंडी में सेकंड धमाके के होने के बाद 15 मिनट बाद मुंबई की एक ऐसी जगह पे बम विस्फोट होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, बिकॉज सबको लगता था कि दोज आर अनटचेबल पीपल, हालांकि आज भी लगता है। वो है शिवसेना भवन। शिवसेना भवन वही है जहाँ पे शिवसेना का हेडक्वार्टर हुआ करता था। यहाँ भी एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इस बॉम्ब ब्लास्ट में भी करीबन 4 से 5 लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और कुछ लोग जो है इंजर्ड हो जाते हैं। इन ब्लास्ट के बाद, जैसे कि मैंने कहा, मुंबई में बैक टू बैक 12 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और इन सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए और क्या अभी और बॉम्ब ब्लास्ट होने बाकी थे। बट एक पैटर्न तो समझ में आ चुका था, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि सारे के सारे बॉम्ब ब्लास्ट जो हैं वो नॉन मुसलमान एरियाज़ के अंदर किए जा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि ऑब्वियसली कोई मुसलमान भी मरा होगा, बट ये सुनिश्चित किया गया कि मुस्लिम बहुल जो एरियाज़ हैं, जहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, डोमिनेटिंग है, वहाँ पे ये बॉम्ब ब्लास्ट ना किए जाए। ये इंश्योर किया गया कि जहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं, जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, उन जगह पे विस्फोट किए जाए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब सीबीआई ने इस केस की जांच पड़ताल करनी शुरू करी थी और जब जांच पड़ताल करी थी तो उनका ये आकलन था, उनकी रिपोर्ट थी ये कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में जितने RDX का इस्तेमाल किया गया वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी एक्टिविटी में, वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में सबसे ज़्यादा RDX जब इस्तेमाल किया गया वो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट 1993 है। 12 मार्च 1993 को ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और 15 मार्च 1993 के होते ही यानी 2 दिनों के अंदर इस केस को CBI को सौंप दिया जाता है। नीडलेस टू से कि मुंबई पुलिस की जो रेपुटेशन है व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग द क्राइम, जैसा कि आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देखा है, वो बड़ा नोटोरियस रहा है। सबूतों को मिटाने में बहुत एक्सपर्ट रहे हैं वो, और ऐसा भी कहा जाता है कि 80s 90s और अर्ली 2000 के दौर तक में मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार नहीं, अंडरवर्ल्ड चलाया करता था। उसका प्राइमरी रीज़न ये भी था कि एक पवार नाम के इंसान CM हुआ करते थे और उनके कितने करीबी रिलेशनशिप थे माया डोलिस जैसे गुंडे के साथ, जिसके बारे में मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है। माया डोलिस का शरद पवार के साथ रिलेशनशिप था, मैंने उस वीडियो के अंदर वो चीज़ बताई है। और किस तरीके से शरद पवार के क्लोज कनेक्शन थे दाऊद इब्राहिम के साथ भी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम जब सरेंडर करना चाहता था हिंदुस्तान को तो शरद पवार वाज द वन जिन्होंने कहा था कि सॉरी, हमें नहीं चाहिए, हम बेशर्त बिना किसी शर्त के इसका सरेंडर एक्सेप्ट करेंगे। उसको आने दिया जा सकता था और उसके बाद देखा जा सकता था कि दाऊद इब्राहिम के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं, उसकी कौन सी शर्तों को मानना चाहिए या कौन सी नहीं। बट शरद पवार ने ये सुनिश्चित किया कि दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान ना आ सके ताकि जो छुपे हुए राज हैं शरद पवार जैसे राजनेताओं के, वो ना खुल पाए। एनीवेज, ये केस CBI को दिया जाता है। इस केस को लीड कर रहे थे DCP राकेश मारिया जी और इनकी टीम जो है इमीडिएटली लग जाती है सबूत इकट्ठा करने में और इस चीज़ को जानने की कोशिश करती है कि आखिर इन चीज़ों के पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक इंसान है जिसका नाम है बाबा मूसा चौहान।
उसका नाम सामने आता है कि हथियारों की तस्करी और ये जो विस्फोटक जो हैं ये सारे के सारे इसी ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इसी ने प्रोवाइड किए हैं। तो राकेश मारिया जी अपनी टीम को डायरेक्ट करते हैं कि भाई जाओ और मूसा चौहान को उठा के लेके आओ। पुलिस वाले जाते हैं, सीबीआई वाले जाते हैं और मूसा चौहान को उठा के लेके आते हैं। मूसा चौहान जब आता है तो पोपट की तरह बोलना शुरू कर देता है और उसने ये कहा कि ही वॉज नॉट द ओनली वन हु वॉज इन्वॉल्व इन दीज बॉम्ब ब्लास्ट्स। काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर शामिल थे और उसने इनिशियली 2 लोगों के नाम लिए और वो 2 लोग थे हनीफ कर्नवाला और समीर हिंगोरा। ये जो 2 नाम लिए गए थे मूसा चौहान के द्वारा, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे, ये काफ़ी पैसे वाले लोग थे। हनीफ जो है वो बांद्रा में एक बड़ा फेमस तवा रेस्टोरेंट करके नाम हुआ करता था, उसका मालिक था, वो रन किया करता था। और समीर जो है वो इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IMPPA का प्रेसिडेंट था। ये एक मैग्नम वीडियोस के नाम से एक कंपनी में चलाते थे जो कि म्यूज़िक वीडियोस और फिल्म वगैरह प्रोड्यूस किया करते थे। तो पैसे वाले काफ़ी ज़्यादा थे ये, और यही वो कारण था कि इनको इमीडिएटली उठाना और इनसे पूछताछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक तो ये कि पैसे वाले थे, दूसरा ये कि कनेक्शंस इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तीसरा ये कि इनके पास एक कोई रैंडम सरकारी वकील नहीं था, इनके साथ लगे हुए थे एक बड़े बड़े लॉयर्स की एक लाइन लगी हुई थी जिनको पार करके इनसे क्वेश्चंस करना और इनसे सही जवाब निकलवाना काफ़ी मुश्किल काम था। पर चूँकि ये विध्वंसक कार्य इतना बड़ा था, ये बॉम्ब ब्लास्ट इतने बड़े थे और ये एक देश में जो आक्रोश था वो ये था कि इस केस को किसी भी तरीके से सॉल्व करना है, इसी वजह से पूछताछ करी जाती है, इनको पुश किया जाता है। तो इन इंसानों ने एक नाम लिया और वो नाम सुनते ही पुलिस वाले, सीबीआई वाले जो है हैरत अंगेज रह गए थे। साथ में एक कटाक्ष भी मारा गया कि आप हम जैसे लोगों को तो पकड़ रहे हो, क्या एक बड़े बाप के बड़े बेटे को पकड़ने का दम, क्या उतना गुर्दा आपके अंदर है? और वो नाम लिया गया था संजय दत्त का। संजय दत्त का नाम जैसे ही इंटेरोगेशन के दौरान पे इन दोनों के द्वारा लिया गया, राकेश मारिया और उनकी टीम जो है अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाई, क्योंकि संजय दत्त की इमेज थोड़ी कैसेनोवा टाइप की थी, पर एक टेररिस्ट के रूप में उसको देखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जिसको बचा पाना इस पूरी की पूरी टीम के लिए काफ़ी मुश्किल था। दूसरा ये भी था कि अगर ये नाम लिया गया है और अगर संजय दत्त के ऊपर हाथ डाला जाए और अगर भूल चूक से भी ये इन्फॉर्मेशन गलत निकल जाती है तो ये पूरे के पूरी सीबीआई टीम के ऊपर, यानी और स्पेशली राकेश मारिया के करियर के ऊपर एक ऐसा दाग हो सकता है जिसकी वजह से उनके करियर को ईजीली ख़त्म किया जा सकता था। एनीवेज, संजय दत्त का नाम सामने आ चुका था और एक्शन तो लेना ही था। यहाँ से शुरू होता है संजय दत्त वाला पार्ट इन दिस वीडियो, जहाँ पे हम बॉम्बे ब्लास्ट के बारे में इस वीडियो के अंत में आप लोगों से एक सवाल करूँगा जिसका जवाब आपको देना है। तो संजय दत्त का नाम आने के बाद और सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद राकेश मारिया जी फ़ोन लगाते हैं जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जिनका नाम था एमएन सिंह को फ़ोन करते हैं और उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस तरीके से संजय दत्त का नाम सामने आया है। तो उन्होंने कहा कि संजय दत्त इस समय कहाँ है। तो ये पता चला कि संजय दत्त उस समय इंडिया में नहीं था, एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए बाहर गया हुआ था, इंडिया के बाहर था वो। उन्होंने पूछा कि ये हथियार कहाँ पर रखे हुए हैं। तो इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल ये थी कि संजय दत्त के पास जो हथियार थे जिनका इस्तेमाल टेररिस्ट के द्वारा भी किया गया था, जिनको इम्पोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया था भारत में, वो संजय दत्त के घर के अंदर ही हैं, उसके बेडरूम के अंदर ही हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो प्लान पूछा गया एमएन सिंह के द्वारा कि व्हाट इज़ योर प्लान, कि आप क्या कदम उठाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर अभी कदम उठाना मुश्किल होगा या गलत भी होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि इस समय संजय दत्त यहाँ पे नहीं है मौजूद, हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है। और सुनील दत्त जो हैं वो अपनी ही सरकार के अगेंस्ट में उस समय धरना दे रहे थे। तो ये इंप्रेशन जा सकता था कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं हमेशा यही कहते हैं कि उनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो बेसिकली एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, उनको फंसाए जाने की कोशिश करी जा रही है, उन्होंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है। राकेश मारिया जी का यही मानना था कि ये रिएक्शन हो सकता है, सो वी शुड वेट, हमें वेट करना चाहिए। जब संजय दत्त वापस आ जाए तो एयरपोर्ट पे ही उनको अरेस्ट किया जाए और वहाँ से आगे की कार्रवाई जो है शुरू करी जाए। हालांकि ये डिसीजन लिया जा चुका था कि मॉरिशस में जो संजय दत्त मौजूद थे आतिश मूवी की शूटिंग करने के लिए, जब वो वापस आएंगे, उनको जब अरेस्ट किया जाएगा तब इस न्यूज़ को बाहर निकाला जाएगा, तब तक इस इन्फॉर्मेशन को बाहर ना निकाला जाए। पर अगले ही दिन मुंबई के एक डेली न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर छप जाती है कि संजय दत्त हैज़ AK-56 जो कि इलीगल होता है, किसी भी सिविलियन को रखना, वो टेररिस्ट के द्वारा इस्तेमाल करी जाती थी। तो एक सिविलियन के पास ऐसी गन का होना सही मतलब गलत था, इलीगल था। ये खबर अगले दिन पेपर में छप जाती है और इस खबर को छापा था बलजीत परमार जी ने। अब सवाल यह है कि आखिरकार बलजीत परमार को इस बारे में खबर कैसे लगी
इवन दो पुलिस ने अभी तक, सीबीआई ने अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकाली थी। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद इस बात को कबूला और खुद इस बात का खुलासा किया कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची। तो बलजीत परमार जी का कहना है कि वो इस केस को फॉलो अप कर रहे थे और केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे YC पवार, उनसे उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को मांगने की कोशिश करी। वो उनके ऑफिस में बाहर उनसे मिले तो YC पवार जल्दीबाजी में गाड़ी में बैठ रहे थे और गाड़ी में बैठते बैठते उन्होंने कहा कि एक MP के बेटे का नाम आ रहा है। अब MP तो बहुत सारे होते हैं, उनके बेटे भी बहुत सारे थे, तो ये इस बात की पुष्टि कैसे करी जाए कि कौन सा MP और किसका बेटा, कौन बेटा। पूरा दिन बीत जाता है, बलजीत परमार जी के पास और कोई खबर नहीं आती है। शाम को रात के समय लेट नाइट वो अपने एक और सोर्स को फ़ोन करते हैं जिनका नाम था पटनायक जी, अरूप पटनायक। उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ खबर है। तो उन्होंने कहा कि अभी कोई खबर नहीं है, कल ऑफिस में आइएगा, बात करते हैं। ये ऑफिस टाइम पे वहाँ पहुँचते हैं, लंच टाइम होता है और पटनायक जी जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे थे। बलजीत परमार थोड़ी देर वेट करते हैं और थोड़ी देर वेट करने के पश्चात वो फिर से उनसे पूछते हैं कि भाई कुछ तो बता दो, तो क्या आपने किसी को अरेस्ट किया है, क्या किसी के ऊपर शक है। तो पटनायक जी हंसते हुए कहते हैं कि अभी किसी को उठाया तो नहीं है, क्योंकि अभी वो हिंदुस्तान में मौजूद ही नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। और जैसे ही ये बात सामने आती है कि वो बाहर गया हुआ है, ये क्लियर हो जाता है कि वो संजय दत्त ही था, क्योंकि संजय दत्त एक MP का बेटा था और उस समय हिंदुस्तान में मौजूद नहीं था। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए बलजीत परमार जी ने सबसे पहले संजय दत्त को कॉल किया। वो जानना चाहते थे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, क्या संजय दत्त के पास बहुत सारे इलीगल वेपन्स थे या नहीं थे। संजय दत्त से बात नहीं हो पाती है, वो एक मैसेज छोड़ते हैं कि आई वांट टू टॉक टू हिम, प्लीज़ आस्क हिम टू कॉल मी बैक। फिर वो सुनील दत्त को कॉल करते हैं तो पता चलता है कि सुनील दत्त इस समय हिंदुस्तान में नहीं है, वो जर्मनी गए हुए हैं। अब जर्मनी में सुनील दत्त अपेरेंटली किसी एक इंसान से रेगुलरली मिला करते थे जिसके बारे में बलजीत जी को जानकारी थी। वो जर्मनी फ़ोन लगाते हैं उस इंसान को और कहते हैं कि मुझे सुनील दत्त से बात करनी है। तो वो इंसान पलट के इनको ये जवाब देता है कि सुनील दत्त तो यहाँ पर है ही नहीं। ये भी साबित हो जाता है कि सुनील दत्त भी इनको इग्नोर कर रहे थे, सुनील दत्त भी इनसे बात नहीं करना चाहते थे। ही वॉज अवॉइडिंग हिम। और जैसे ही संजय दत्त से बात नहीं हो पाई, सुनील दत्त से बात नहीं हो पाई, बलजीत परमार का शक जो है वो गहरा होता जा रहा था कि हो ना हो संजय दत्त का रोल इस 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में किसी न किसी रूप में तो ज़रूर है। फिर आता है संजय दत्त का फ़ोन बलजीत परमार के पास और वो उनसे कहते हैं कि बलजीत सर, आप पापा को ढूंढ रहे थे, बताइए क्या बात है। तो बलजीत परमार संजय दत्त को अच्छे से सब कुछ बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर आपके पास कोई भी हथियार है तो आप पुलिस को सरेंडर कर दीजिए उन हथियारों को। तो संजय दत्त रिप्लाई करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पापा से बात कर ली है, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। तो बलजीत परमार फिर से उनको एक सीनियर इंसान होने के नाते और एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते फिर से उनसे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी हथियार है तो आप पुलिस में सबमिट कर दीजिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आर्म्स एक्ट में आपके ऊपर केस लगेगा, कुछ ही साल में आप बाहर निकल जाएंगे, कोई बड़ा केस नहीं होगा। तो फिर संजय दत्त कहते हैं कि अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पापा से बात कर ली है और ये जो गन्स हैं वो मेरे पास वो सेल्फ डिफेंस के लिए है। तो बलजीत परमार ने उनसे पूछा कि आपके पास कौन सी गन है, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके पास AK-56 है। तो संजय दत्त ने कहा कि हाँ मेरे पास AK-56 है, पर वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है। तो बलजीत परमार जी ने कहा बड़े खुले शब्दों में कि संजू, AK-56 ऑफेंस के लिए होती है, डिफेंस के लिए नहीं। और आपके पास जो गन है वो लीगली आप रख ही नहीं सकते, तो कौन सा सेल्फ डिफेंस और किसके अगेंस्ट। 19 अप्रैल की रात को संजय दत्त रात के 2 बजे के आसपास, अर्ली मॉर्निंग 2 बजे के आसपास में मुंबई पहुंचते हैं मॉरिशस से आतिश फिल्म की शूटिंग करने के बाद। सीबीआई की जो टीम है एयरपोर्ट से ही उनको उठा लेती है। पेपर में खबर छप जाती है कि संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया गया है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऑडियोज़ अवेलेबल होने के बाद, इलीगल गन्स अवेलेबल होने के बाद और जितने भी सबूत सामने आए उसके बाद, तब भी और आज भी हमेशा से बॉलीवुड जो है संजय दत्त के सपोर्ट में खड़ा रहा है। पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है संजय दत्त के सपोर्ट में आ जाता है। वी सपोर्ट संजू, ही इज़ इनोसेंट। सारे के सारे फ्रंट पेपर्स में संजय दत्त दोषी है इस बात की बजाय बॉलीवुड कम्स आउट इन सपोर्ट ऑफ संजय दत्त, ये खबर ज़्यादा छप रही थी। राकेश मारिया उनको लेके अपने ऑफिस जाते हैं, संजय दत्त से पूछताछ करना शुरू करते हैं। संजय दत्त पहले तो कुछ भी नहीं कहता है, कुछ भी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। फिर राकेश मारिया का एक पुलिस वाला हाथ, जन्नाटेदार हाथ उनके गाल पे पड़ता है। पांचों की पांचों उंगलियां जब छप जाती है तो एक ही थप्पड़ के अंदर ऑन रील खलनायक की पैंट गीली हो जाती है, आगे से भी और पीछे से भी, और वो भी पोपट की तरह बोलना शुरू कर देता है। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि संजय दत्त ने
राकेश मारिया जी से ये कहा कि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। सारे के सारे लोग बाहर जाते हैं और राकेश मारिया के सामने संजय दत्त अपनी बात को रखना शुरू कर देता है। और संजय दत्त की हर वो बात जो वो शेयर करता है वो हानिफ और समीर जिनको पहले अरेस्ट किया गया था उनकी बात से कम्प्लीटली मैच करती है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम टू सेम थी। उनसे ये पूछा गया कि हथियार कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो हथियार मैंने अपने दोस्त के घर भिजवा दिए थे और उन हथियारों को मैंने डिस्ट्रॉय करवा दिया है। यानी कि यहाँ से संजय दत्त के पास खबर जा चुकी थी कि आपके घर पे हथियार है, उनको हटा दीजिए। तो इन्होंने ना सिर्फ इलीगल हथियार रखे बल्कि उन सबूतों को भी नष्ट किया जो कि टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इंडिया जो हुए थे उसके अंदर इस्तेमाल किए गए थे। और ये हथियार सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुंबई के अंदर ही इस्तेमाल किए गए हों। आई एम वेरी श्योर ये गन्स जो हैं और भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करी गई होंगी, क्योंकि ये वही टेररिस्ट हैं जो कि कश्मीर में भी निहत्थों को मारते हैं। ये वही टेररिस्ट हैं जो कि नक्सल्स को भी प्रमोट करते हैं। और वो यही पॉलिटिशियंस हैं, शरद पवार जैसे लोग, जो कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया करते थे। तो ये वो महत्वपूर्ण सबूत थे जो संजय दत्त के द्वारा मिटाए गए। लेकिन अभी भी बॉलीवुड जो है बेशर्मों की तरह एक देशद्रोही को सपोर्ट करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था, बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा था। इस कन्फेशन के बाद राकेश मारिया जी को इन्होंने कहा कि सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ डोंट टेल दिस टू माई फादर। ये बात मेरे पिता को मत बताइएगा। उसी दोपहर को तुरंत संजय दत्त को कोर्ट लेके जाया जाता है और कुछ दिनों की उनको कस्टडी मिल जाती है। कस्टडी मिलने के बाद जब उस दिन वो वापस आते हैं तो सुनील दत्त इनसे मिलने के लिए सीबीआई के ऑफिस पहुंचते हैं जहां पे इनको कस्टडी में रखा गया था। जैसे ही सुनील दत्त उनके पास पहुंचते हैं, सुनील दत्त को अभी तक यकीन नहीं हुआ था इन सब चीज़ों के ऊपर। ही वॉज वेरी श्योर कि उनका बेटा इनोसेंट है, उसको फंसाए जाने की कोशिश करी जा रही है। उन्होंने इतने सालों से जो नाम कमाया था, जो रुतबा कमाया था, जो इज़्ज़त कमाई थी, उनको उम्मीद थी कि उनका बेटा इन सब चीज़ों की ओर पानी नहीं फेरेगा। पर सुनील दत्त वॉज इन फॉर अ सरप्राइज़, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं सीबीआई ऑफिस में, सुनील दत्त के पैरों में गिर के संजय दत्त गिड़गिड़ाता है, रोता है, बिलखते हुए एक रैबिड कुत्ते की तरह रोते हुए, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, आई एम कॉलिंग हिम अ डॉग बिकॉज अ ट्रेटर ऑफ द नेशन इज़ नथिंग बट अ डॉग। एक कुत्ते की तरह रोते हुए वो कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जैसे ही संजय दत्त ने ये चीज़ सुनील दत्त के पाँव पे गिर के कही, सुनील दत्त को कंफर्म हो गया कि मेरा बेटा दोषी है, इसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, इसने इलीगल वेपन्स रखे, इसने टेररिस्ट को सपोर्ट दिया और मुंबई में जो कई सौ लोगों की मौत हुई है उसके खून के धब्बे संजय दत्त के दामन पर भी हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। ये कि सब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि अगर सेल्फ डिफेंस के लिए गन रखनी ही थी तो AK-56 क्यों? कोई छोटा मोटा वेपन भी रखा जा सकता था। और सेल्फ डिफेंस किसके लिए और कितने लोगों के अगेंस्ट कि आपने हथियारों का जखीरा ही अपने घर पे रख लिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये जो RDX से भरी हुई वैन इनके घर पे रखी गई थी, जो ट्रक रखा गया था, क्या उसको देख के इनको कोई भी अंदेशा नहीं हुआ कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? और आपको ये भी बता दूं मैं, जो परवीन बाबी की जो अकस्मात मौत हुई थी उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो संजय दत्त के अगेंस्ट में कोर्ट में गवाही देने वाली थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्लेम्स जो परवीन बाबी ने पहले किए हैं, उन्होंने ये RDX से भरे हुए ट्रक्स जो हैं वो उन्होंने संजय दत्त के घर पे देखे थे। महेश भट्ट का भी नाम आता है परवीन बाबी की हत्या के अंदर, अकस्मात मौत के अंदर, बट फ्रैंकली स्पीकिंग कोई सबूत आज तक सामने नहीं आया है। उसी तरीके से जिस तरीके से सूरज पंचौली के अगेंस्ट भी कोई भी सबूत सामने नहीं आया है व्हेन इट कम्स टू द मर्डर ऑफ जिया खान। और अभी भी उनकी माता के द्वारा यही कहा जा रहा है कि सूरज जो है वो तो ब्रेकअप हो चुका था जिया के साथ, उसका कोई लेना देना नहीं है। पर इस बात को लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिया खान प्रेग्नेंट थी और उसके बाथरूम के अंदर ही उसके शरीर के अंदर हाथ डालकर उसके अनबॉर्न चाइल्ड को हाथ से खींचकर बाहर निकालकर उसका अबॉर्शन किया गया था। और ये काम किसी और ने नहीं, एक बड़े बाप के बेटे ने, जो कि बहुत ही गोरा है, उसने किया था। अब वो कौन है ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। संजय दत्त को डिफेंड करने वालों से मेरा एक सवाल है कि अगर संजय दत्त को किसी से डर था तो उसके पिताजी तो खुद MP थे, उनके पास खुद की सिक्योरिटी थी, वो और सिक्योरिटी अपने घर पे लगा सकते थे। ही इज़ अ रिच पर्सन, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स रख सकते थे। क्या वो खुद गोलियां चला के लोगों को मारना चाहते थे? व्हेन इट केम टू सेल्फ डिफेंस, AK-56 जैसी गन्स इनको मिली कहाँ से? क्योंकि ये इलीगल थी, लाइसेंस तो मिला नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इनको किसी टेररिस्ट ने, किसी अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर ने दी होगी। इनके छोटा राजन के साथ के जो ऑडियो क्लिप्स हैं वो आप लोगों ने सुने हुए हैं, किस तरीके से करिश्मा कपूर के बारे में इन्होंने आर शब्दों का इस्तेमाल करके बात करी है, वो भी आप लोगों ने ऑडियो सुने हुए हैं। अगर नहीं सुने हैं तो यूट्यूब पे जाइए और सुन लीजिए उनको। जिस संजय दत्त को देश ने सुपरस्टार बनाया, उसी संजय दत्त ने देशद्रोह करके
हथियारों का जखीरा अपने पास रख के RDX का डिस्ट्रीब्यूशन करके आपके देशवासियों को मौत के घाट उतारा, पर आज आप उनको सुपरस्टार अपनी पलकों पे बिठा के आज भी आप बैठे हुए हो। और कई लोग जिस तरीके से शाहरुख खान के बारे में मैंने बात करी, इस वीडियो में आके भी मुझे गाली देने वाले हैं। तो मेरा आप लोगों से एक सीधा सा सवाल है, एक कंपैरिजन, ठीक है। अभी एक हिसार से एक लड़की को उठाया गया है जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा, जिसको पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के एलिगेशन के ऊपर उठाया गया है और 5-6 लोगों को और उठाया गया है। उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या उसको इजीली छोड़ देना चाहिए? क्या उसको पलकों पे बैठा के रखना चाहिए? जब वो बाहर निकले तो उसके सर पे माला डाल के उसका स्वागत किया जाना चाहिए? अगर नहीं, क्योंकि उसने तो स्पाइंग करी है, अगर नहीं तो जिस इंसान ने देश के लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया, उसकी इतनी पूजा आप कैसे कर सकते हो? क्यों वो इंसान आज भी एक सेलिब्रिटी जो कि वो है, उसके स्टारडम का सुख भोग रहा है? क्यों वो इंसान जिसकी 308 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स रही हैं, जो कि उसने खुद बताया है, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ऑल दोज वुमेन, आई डोंट नो इफ हाफ ऑफ देम आर डेड बिकॉज ऑफ STD, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, क्योंकि ये इंसान बिना कॉन्डम के ऑब्वियसली सेक्स करता होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसके शरीर के अंदर ऐसे ऐसे कीड़े होंगे जो इसने कई लोगों को बीमार किया होगा और उनको जवानी में ही मौत का सामना करना पड़ गया होगा। ऐसे इंसान को आप कैसे अपना आइडल मान सकते हो? और अगर आप ऐसे एक इंसान को आइडल मान सकते हो, देन फ्रैंकली स्पीकिंग गलती उस इंसान की नहीं है, आपकी है एज ए सोसाइटी, जहाँ पे आप टेररिस्ट को अपना आइडल मानते हो। आप में, यानी संजय दत्त के सपोर्टर्स में और बॉलीवुड के सपोर्टर्स में, जो उस बॉलीवुड के सपोर्ट में खड़े हैं, जो संजय दत्त के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहा है, आप में और उन पाकिस्तानी जिहादियों में कोई डिफरेंस नहीं है जो मसूद अजहर को अपना आइडल मानते हैं, जो मुनीर को अपना आइडल मानते हैं, जो कसाब को अपना हीरो मानते हैं, बुरहान वानी को अपना हीरो मानते हैं, जो हाफिज़ सईद को अपना आइडल मानते हैं, क्योंकि वो टेररिस्ट को अपना आइडल मानते हैं। और आप भी इन जैसे लोगों को सपोर्ट करके, टेररिस्ट सपोर्टिंग मेंटालिटी अपनी एक्सपोज करके ये साबित करते हो कि वो देशद्रोही और आप भी देशद्रोही। तो जो भी आप संजय दत्त के सपोर्टर यहाँ पे मुझे गाली देने के लिए आने वाले हो, फ्रेंकली स्पीकिंग, शाहरुख खान वाले वीडियो पे मैंने काफ़ी लोगों को रिस्पॉन्ड किया, यहाँ पे मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, बिकॉज बाय सपोर्टिंग हिम यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू बी द जिहादी दैट यू नो यू आर, एंड द टेररिस्ट सपोर्टिंग टेररिस्ट दैट यू नो यू आर। संजय दत्त के बारे में यहीं तक बात करना चाहता हूँ मैं। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि चूँकि मैंने यहाँ पे परिप्रेक्ष्य दिया 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट का, और आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज, काफ़ी मूवीज़ भी देखी उससे रिलेटेड, बट आई वांट टू मेक अ वीडियो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर, जहाँ पे आई वांट टू टॉक अबाउट द डार्क सीक्रेट्स ऑफ 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, जहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करके आपको एक वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूँ। उसमें टाइम लगेगा मुझे, कम से कम 2-3 दिन शूट करने में लगेंगे, 2-3 एडिट करने में लगेंगे, हफ्ता भर तो ईजीली लग जाएगा। पर वो मेहनत मैं तभी करूँगा जब आप उस वीडियो को देखोगे, क्योंकि सिर्फ संजय दत्त और शाहरुख खान की वीडियोस देखकर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ कोई और रिसर्च वाला टॉपिक भी बनाओ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मेरे दोस्त। उसी तरीके से जिस तरीके से माया डोलर्स की वीडियो में भी काफ़ी मेहनत लगी थी मेरी, पर शाहरुख खान का वीडियो जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी, उसको 40,000 लोगों ने देख लिया, और माया डोलर्स हमारा बेचारा 600 लोगों तक भी नहीं पहुँच पाया। अगर आपने माया डोलर्स अभी तक नहीं देखी है, द वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसको जाके ज़रूर देखिए। और 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में अगर आप चाहते हैं मैं बात करूं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ तक आ गए हैं तो एक बारी मेहनत करो थोड़ी सी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का मेंबर बन के आप चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, ताकि इस चैनल को सर्वाइव किया जा सके। आधे वीडियोज़ एज इट इज़ रोक दिए जाते हैं आगे बढ़ने से, तो एज सच कोई हाई इनकम सोर्स नहीं है ये चैनल, बट आई वॉन्ट टू मेक दिस फुल टाइम, ताकि मैं आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे केसेस ला सकूं जो लिटिल नोन है, लेस नोन है, बट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है एज अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। आज समय देने के लिए धन्यवाद। आपके सपोर्ट का, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।